नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 में। मैं हूं निहारिका शर्मा आपके साथ। आज हम लोग सियासी भागम भाग से, सियासी जो शोर है उससे बहुत दूर एक शांत जगह पर मौजूद है। ये जगह कोई और नहीं बल्कि घर है हमारे मामा जी का। मामा यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि बीजेपी के एक स्टार प्रचारक ज़रूर है, उसी के साथ वे विदिशा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी हैं। वे देश भर में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में उनके प्रचार प्रसार की कमान अगर किसी ने संभाली हुई है तो वो उनके सुपुत्र हैं, उनके बेटे हैं कार्तिकेय सिंह चौहान। आज कार्तिकेय सिंह चौहान हमारे साथ IBC 24 के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में है और हमारे साथ वो खुद बातचीत करके बताएंगे किस तरह से अपना दिनचर्या जो है वो गुजार रहे हैं, किस तरह से वो प्रचार में अपने पिता की हेल्प कर रहे हैं, कैसे लोग उनकी मदद कर रहे हैं, कैसे लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। ये तमाम बातचीत का दौर जो है वो आज हम कार्तिकेय के साथ ही करेंगे। कार्तिकेय, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमेशा आपने एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें एक एंकर रहती है और एक सब्जेक्ट रहते हैं, लेकिन आज हम लोग एक अलग सा इंटरव्यू लेकर आए जिसमें मेरे साथ मेरे डिजिटल टीम के सहयोगी सार्थक भी रहेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो IBC 24 में। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए और इस लायक आपने समझा कि मैं इंटरव्यू दूं। नहीं, बिल्कुल, आप अभी सभी के चहेते हैं और मामा जी के बेटे हैं, तो ऐसे में सभी बहनों के, भतीजों के, भांजियों के भी चहेते हैं। लेकिन आपसे आज हम थोड़ी सी चुनावी चर्चा भी करेंगे और उसके अलावा भी बातचीत करेंगे। शुरुआत ही करते हैं कि विदिशा से आपके पिताजी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा चल रहा है विदिशा का प्रचार प्रसार? देखिए, विदिशा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी की और हमारे प्रत्याशी की कर्म भूमि रही है। ये वो जगह है जहाँ से वो 5 बार सांसद पहले भी रह चुके हैं और एक आत्मीयता का रिश्ता वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश के साथ उनका है, लेकिन यहाँ की जनता और यहाँ के लोग उनको अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और ये केवल मैं राजनीति के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये जन भावना है। और उस जन भावना को अगर अपन देखें तो परिवार का सदस्य जब चुनाव लड़ता है तो पूरा परिवार एकजुट होता है, केवल मैं नहीं। आपने ये कहा कि मैं उनके प्रचार प्रसार की कमान संभाले हूँ, इसको मैं थोड़ा सही करना चाहूँगा। उनके प्रचार प्रसार की कमान तो भांजे भांजियों ने संभाली है, उनकी लाडली बहनाओं ने संभाली हुई है, उनके किसान भाइयों ने संभाली हुई है, उनके पूरे परिवार की माताएं, बहनें, बुज़ुर्ग, बड़े छोटे सब ने उनकी प्रचार की कमान संभाली। मैं तो बस एक छोटी सी कड़ी हूँ और अपने गिलहरी का जो योगदान होता है, और ये योगदान प्रधानमंत्री देश में नरेंद्र मोदी जी को बनता हुआ देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये योगदान कर रहा हूँ। क्या बात है, बहुत ही सरल भाव से एक सुलझा हुआ जवाब जो है वो कार्तिकेय ने हमें दिया है। कार्तिकेय, चूंकि आपके पिता जो है वो विदिशा से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में विदिशा की जो लोकसभा सीट है हमेशा से ही हाई प्रोफाइल रही है। कभी वहाँ पर हमें सुषमा स्वराज जी को हमने देखा, कभी अटल जी को देखा है हमने। ऐसे में कितना प्रेशर आप लोगों पर रहता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सीट है वो? ये सौभाग्य का विषय है हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए कि हम भारतीय जनता पार्टी की उस सीट पे हमें काम करने का मौका मिलता है जहां से रामनाथ गोयनका जी, उन्होंने कभी चुनाव लड़ा था, ये उनकी कर्म भूमि रही है। उसके बाद आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, यहाँ से पूर्व प्रधानमंत्री, हमारी सुषमा बुआ जी के नाम से हम कहते हैं कि सचमुच में उनसे भी एक आत्मीय रिश्ता है। तो ये सचमुच में सौभाग्य का विषय है कि ऐसी जनता के बीच में जाने हमको मिलता है, और सौभाग्य के विषय के साथ साथ ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। जिस सीट का नेतृत्व और जिन लोगों का नेतृत्व इतने बड़े नेताओं ने किया हो, स्वाभाविक सी बात है उनकी आशाओं को और उनकी अपेक्षाओं को पर खरा उतरना ये अपने आप में एक जिम्मेदारी का काम है। और हम कार्यकर्ता होने के नाते, मैं अपने पिताजी की तरफ से तो नहीं कह सकता, लेकिन एक कार्यकर्ता होने के नाते जो जिम्मेदारी जनता द्वारा, पार्टी द्वारा या और किसी माध्यम से हमारी तरफ प्रेषित होगी, उसको पूरा करने का संकल्प मैं लेता हूं और हम सब कार्यकर्ता लेते हैं। क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही सरल भाव से सभी जवाब हम लोगों को आपसे मिल रहे हैं। कार्तिकेय जी, आप बड़े ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं जीत को लेकर, तो ये मामा का जादू है या मोदी मैजिक? देखिए, कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से हम लोग भरे हुए हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से उन सभी कार्यकर्ताओं को जो हमको सुन पा रहे हैं, हमने कभी भी चुनाव को ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं लड़ा है। चुनाव को चुनावी तरीके से हम लोग लड़ते हैं, पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के लिए एक वरदान है, उनकी लोकप्रियता चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी में और आम जनता में उनसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता कोई है नहीं। और इस चुनाव में हमारा ऑब्जेक्टिव, अगर हमारा टारगेट केवल चुनाव जीतना नहीं है,
हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव ये है कि कैसे हम जनता तक उनकी योजनाओं को, उनके कामों तक पहुंचाएं और उसकी स्वीकार्यता हम ग्रास रूट लेवल पे क्रिएट करें। कार्तिकेय जी, जैसे हम बात कर सकते हैं, फिलहाल आप अपने पिता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में हम आपको ही अपने खुद के लिए भी प्रचार प्रसार करते हुए देखें। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि हम आपको सक्रिय राजनीति में कब देख सकते हैं? क्या लोकसभा चुनाव के बाद हम आपको उस जगह पर देख सकेंगे? केवल इस वजह से कि मैं किसी का बेटा हूँ, मुझे कोई अधिकार नहीं बनता या मुझे किसी जगह का कोई उत्तराधिकारी नहीं बनाता। मेरी इच्छा की अगर बात करें, उम्र के जिस पड़ाव पर मैं खड़ा हूँ, ये वो पड़ाव है जहाँ पर व्यक्ति अनुभव को जितना हो सके गैदर करता है। एक पार्टी के आम कार्यकर्ता के नाते मैंने अब तक काम किया और मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। और मैं फिर पुनः ये कहना चाहता हूँ कि केवल इस वजह से कि मेरे पिता बहुत बड़े नेता हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इसलिए मेरा किसी सीट पे या किसी पद पे अधिकार बनता है, ये भारतीय जनता पार्टी की फ़िलॉसफ़ी नहीं है, ये हमारी सोच नहीं है और इसी कारण मैं भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हूँ। क्या बात है, बिल्कुल। तो ये बात आप ज़रूर कह रहे हैं, कुछ लोग समझते भी होंगे, लेकिन चूंकि आप हैं तो राजनीतिक परिवार से ही और एक ऐसे परिवार से जहाँ के खुद आपके पिता 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो ऐसे में आपको कुछ चैलेंजेस तो ज़रूर फेस करने पड़ते होंगे। देखिए, चैलेंजेस तो मैं क्या, दुनिया का हर व्यक्ति अपने जीवन में, आप भी कोई ना कोई चैलेंजेस तो फेस कर ही रही होंगी। चैलेंजेस स्वाभाविक है, जब सार्वजनिक जीवन में कोई परिवार होता है, कोई व्यक्ति होता है, तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें आती हैं। लेकिन ये भी एक गर्व का विषय है कि उनके 18 साल में हम लोगों ने एक सकारात्मक योगदान उनके राजनीतिक सफ़र में दिया है। चाहे मैं हूँ या अम्मा जी हों, हमने कभी भी ऐसा कोई काम नहीं किया, ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जिससे उनको शर्मिंदा होना पड़े और उनसे ज़्यादा हमारे प्रदेश की जनता को ये लगे कि उनका लीडर सही नहीं है, उनके परिवार वाले सही नहीं है। तो ये मेरे लिए गर्व का विषय है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने पिता को मामा जी कहा हो? कई बार ऐसा होता है कि जनता में मामा जी और मैं यहाँ तक कि मामा जी तो छोड़ी, मैं आपको एक किस्सा ये बताता हूँ कि ज़्यादातर उनके आसपास वाले लोग उनको साहब बोलते हैं। अच्छा, भाई साहब। बात इस हद तक चली गई कि एक बार मम्मी से भी कई बार बात करते करते हम बोलते हैं कि साहब आने वाले हैं, साहब का ये कार्यक्रम है। तो कई बार अम्मा जी भी नाराज़ हो जाती हैं कि यार कम से कम अपने पिता को तो साहब मत बोलो। तो हाँ, ये है कि कई बार मुंह से निकल जाता है, जब जनता को संबोधित कर रहे होते हैं, लोगों को संबोधित करते हैं, तो मामा जी मुंह से निकल आता है, साहब मुंह से निकल आता है। तो ये होता रहता है कई बार। जैसे राजनेता के तौर पर आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को या अपने पिता शिवराज सिंह चौहान जी को? स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश के ऐसे रत्न हैं जो नसीब से ही लोगों को मिलते हैं और उनके जैसा प्रधानमंत्री, देखिए हर व्यक्ति की अलग विशेषताएं होती, हर राजनेता की अलग विशेषताएं होती हैं, लेकिन मैं अगर वाजपेयी जी की बात करूं तो उनने मेरे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव डाला है। उनके वक्तव्य कला ने, उनकी बातों ने, उनके विचार ने, उनकी कविताओं ने जो प्रभाव मेरे जीवन पर डाला है, मैं मानता हूं कि उस जैसा प्रभाव, और मोदी जी की अपनी अलग विशेषताएं, उनकी नेतृत्व में, उनकी सोच में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में और बारीकी से चीज़ों को जानने में, और मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, मैं तो क्या छोटा कार्यकर्ता हूँ, लेकिन उनको काम करते हुए देखता हूँ तो ये समझ आता है कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नज़र रहती है और कैसे उन चीज़ों को बेहतर करें, लोगों की राय लेना। मैंने आश्चर्य करेंगे, प्रधानमंत्री जी उस हिसाब के नेता नहीं है जो केवल अपने ही आसपास चंद चुनिंदा लोगों की राय लें, वो एक आम व्यक्ति की भी राय को बहुत सीरियसली लेते हैं, इसलिए उनकी भी सराहना की जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी राजनीति के क्षेत्र में मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ।
क्या बात है। तो अगर हम देखें अभी, अगर हम कैलकुलेट भी करें तो करीब 6 महीने पहले ही आपने बुधनी के लिए पूरा प्रचार प्रसार संभाला था उनकी सीट के लिए, लेकिन अब 6 महीने बाद लोकसभा सीट की बारी है, तो ऐसे में आप विदिशा में देख रहे हैं और ये इस बार संसदीय क्षेत्र जो है ये काफ़ी बड़ा है। तो बुधनी से निकलकर जब आप अब यहाँ पर पूरा प्रचार प्रसार देख रहे हैं तो ऐसे में कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं या वहाँ पर आपको ऐसा लगा कि अब बुधनी में मैंने ये ज़रूर किया था लेकिन यहाँ पर मुझे इसमें थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत लग रही है? कई बार आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं, जब आप उससे मिलते हैं तो लगता है कि हम जन्मों जन्मों के साथी हैं, लव एट फर्स्ट साइट ऐसे डिस्क्राइब करना चाहूँगा मैं विदिशा के लोगों से अपने संबंध को। जब मैं, वैसे तो मैं विदिशा में बचपन में रहा हूँ 1 साल, लेकिन जब अब सक्रिय होने के बाद जब मैं जाता हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि जन्मों जन्मों का वहाँ के लोगों से रिश्ता है। और जैसा मैं बुधनी में जो मुझे लाड़ प्यार सम्मान मिलता था वैसा ही सम्मान आज जहाँ पर भी जाता हूँ। वो अलग बात है कि पिता बड़े नेता उस नाते मिलता होगा या किसी और नाते, लेकिन लोग बड़े सच्चे भले, और मन करता है कि इनकी सच्चाई को, इनकी भलाई को कभी कोई आँच ना पहुँचे, तो ये चीज़ प्रेरित भी करती है। ये तो हमने भी देखा है कि आपकी जो टीम है वो सोशल मीडिया पर कुछ ज़्यादा एक्टिव है और इतना एक्टिव है होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो पूरी तरह सोशल मीडिया पर ही डिपेंडेंट है और आप यूथ है, ऐसे में यूथ जो है वो सोशल मीडिया से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल हम जो आपके संसदीय क्षेत्र की बात करें वो काफ़ी सारा ग्रामीण इलाका है, तो ऐसे में उन्हें आप किस तरह से जो है अपने थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक डिजिटल पहुँचाना या फिर इस तरह से लोगों तक पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है? मैं तो मानता हूँ स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये सोचना गलत होगा कि ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन नहीं है। बुआओं के हाथों में, बेटियों के, आप फेसबुक खोलिए, उसमें एक सेटिंग आती है जहाँ पे आप जियो टैग कर सकते हैं अपनी रीच को। अच्छा। उसमें अगर आप विदिशा को सिलेक्ट कर लें या भोपाल को सिलेक्ट कर लें तो आपको ये पता चलेगा कि उतने क्षेत्र में महिलाओं की संख्या कितनी है, 18 से इतने उम्र के लड़कों की संख्या कितनी है, 40 से ऊपर वालों की संख्या कितनी है। और जब आप वो आंकड़े देखेंगे तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतने लोग। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, हम तो विदिशा की बात कर रहे हैं, आप जाइए अनूपपुर, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, सबसे ज़्यादा यूट्यूब कंजम्पशन, यूट्यूब के कंटेंट का कंजम्पशन कहीं होता है तो इन आदिवासी अंचलों में होता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया की पेनिट्रेशन कहीं पर है, कहीं पर। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ जगहों पर थोड़ी कमज़ोर हो सकती है, लेकिन भारत देश ऐसा है जहाँ पे डेटा की अवेलेबिलिटी इतनी सस्ती है कि आजकल हर किसी के पास सोशल मीडिया पहुँच चुका है। और मैं इसको बहुत प्रभावी माध्यम मानता हूँ। मैं कभी कभार साहब से कहता हूँ कि आप सभा करेंगे, सभा में आएंगे 30,000 लोग। साहब बोला आपने, अभी भी साहब बोला। वो आदत है, क्या करें। पिताजी से कहता हूँ कई बार, आप सभा करेंगे, आएंगे 20,000 लोग, 25,000 लोग, 50,000 लोग आ जाएंगे, चलो 1 लाख आ गए। वो तो मोदी जी की सभा में 1 लाख लोग आते हैं। लेकिन एक अच्छा कंटेंट अगर आपने इंस्टाग्राम पे बनाया, फेसबुक पे बनाया, और उस अच्छे कंटेंट को अगर आपने अपनी प्रोफाइल पर अपलोड किया तो सीधा आपकी रीच कितनी आती है? करोड़ों तक जाएगी। ये सबसे, इससे ज़्यादा प्रामाणिक बात क्या है? हमने कई बार चुनावी माहौल में भी देखा है और ऐसे भी हम देखते आते हैं कि आपके पिताजी पे कई आरोप लगाते हैं विरोधी या उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, तो आपको गुस्सा तो आता होगा कभी कभी, या आप उन चीज़ों को लेकर कैसे रिएक्ट करते हैं जब ऐसे उल्टी सीधी बातें या तो विरोधी करते हैं या कोई भी करता हो, तो आप पे क्या रिएक्ट होता है आपका? एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऑपोजिशन बहुत ज़रूरी है और वो ऑपोजिशन प्रोडक्टिव होनी चाहिए, प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। आरोप लगाना जनता के फ़ायदे के लिए, अगर आप पूछ रहे हैं, जनता की चीज़ें हैं जो जनता के विषय हैं जिस पर अगर खरा उतर कोई नेता नहीं पाया और उस पर अगर आप आरोप लगाते हैं तो मैं मानता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन अगर व्यक्तिगत आरोप, किसी के बेटे ने क्या किया, किसी के पिता ने क्या किया, किसी के भाई ने क्या किया, किसी का भाई ये है वो है, व्यक्तिगत बेबुनियाद आरोप अगर लगते हैं तो मैं मानता हूँ कि इसका लोगों से कोई लेना देना नहीं है और लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। उसकी मैं उन सब आरोपों का मैं खंडन करता हूँ और ऐसी चीज़ें लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। बिल्कुल। आपसे एक आखिरी सवाल है मेरा कि थोड़ा पॉलिटिकल बेस्ड ही है। इस बार भाजपा इसी नारे पे चुनाव लड़ रही है कि इस बार 400 पार, तो आपको लगता है कि इस बार ये जो सपना भाजपा देख रही है ये पूरा हो जाएगा? निश्चित रूप से 370 तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं लेकर आएगी। 400 भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल मिलाकर हम लोग प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अब तक तो जो हुआ वो ट्रेलर था। अब आगे आगे ये देश देखेगा। अब तक तो देश ने देखा कि मोदी जी देश को विश्व गुरु बनाने के लिए कैसे कदम उठा रहे हैं। अब देश ये देखने जा रहा है कि उन कदमों के क्रियान्वयन के बाद देश की क्या स्थिति रहेगी। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। क्या बात है। आखिरी जो लाइन है वो इनकी यही है कि अब की बार 400 बार और फिर एक बार मोदी सरकार। तो सभी को इसी चीज़ का इंतज़ार है। बहुत बड़ा जो अभी सभी लोगों के लिए एक मौका जो है वो वापस से आए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव की बारी है। विधानसभा में तो भाजपा ने अपने आप को प्रूव करके ही दिखाया है और अब लोकसभा की बारी है। तो सभी को केवल इसी चीज़ का इंतज़ार है और किस तरह से सभी अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं, उनके परिवार उनका किस तरह से साथ दे रहा है। हमने सिर्फ अभी कार्तिकेय जी से बात की, लेकिन इनकी जो माता है यानी कि साधना जी, वो भी अपने पति यानी कि शिवराज जी से कंधा मिलाकर पूरी तरह से प्रचार करती हुई हमें नजर आ रही है। हर किसी की सीधी तस्वीरें IBC आप तक पहुंचाते रहे। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ और इस तरह के इंटरव्यूज़ भी आप तक लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन दीपक के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 भोपाल।